हेलो स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैलरी हेड के अंदर आने वाले टर्म अलाउंसेस के बारे में। बेसिकली हम यहाँ समझेंगे कि अलाउंसेस कितने टाइप के होते हैं और किस अलाउंस में हमें कितना एग्जम्पशन मिलता है, मतलब हमारी एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ समझेंगे। और ये पूरी एग्जम्पशन लिमिट जितनी भी दी गई है वो सब फिनांस एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग अमेंडेड है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अलाउंस जो ये टर्म है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, ये जो एक टर्म है ना, बेसिकली कोई भी एम्प्लॉयर जब भी एम्प्लॉई को सैलरी पे करता है, उस सैलरी के अलावा, मतलब सैलरी तो दे रहा है, इन एडिशन कोई कैश का पेमेंट एक्स्ट्रा उसको किया जा रहा है। और वो कैश का पेमेंट एक्स्ट्रा इसलिए किया जाता है कि जिससे कोई स्पेसिफिक पर्पस का जो खर्चा है वो खर्चा मीट आउट हो सके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अलाउंस कहते हैं, राइट। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय पीरियोडिकली, है ना, जैसे सैलरी दी जाती है मंथली टू मंथली दी जा रही है, वैसे ये भी पे मिलेगा इन एडिशन टू द सैलरी। और किस लिए मिल रही है, टू मीट द एक्सपेंडिचर फॉर पर्टिकुलर पर्पजेज। अब ये पर्पज़ ना या तो आपके जो जॉब आप कर रहे हैं उस ड्यूटी के रिगार्डिंग वो पर्पज़ हो सकता है, उसके खर्चों को मीट आउट करने के लिए हो सकता है, या आपका पर्सनल पर्पज़ भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी पर्पज़ हो सकता है। किसी स्पेसिफिक पर्पज़ को मीट आउट करने के लिए जब सैलरी के एडिशन पीरियोडिकली आपको कैश का फिक्स्ड अमाउंट पे किया जाता है आपके एम्प्लॉयर के थ्रू, तो उसी को हम इन शॉर्ट बोलते हैं अलाउंस। क्लियर है। तो अलाउंस का एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि अलाउंस में ना आपको फिक्स्ड अमाउंट मिलने वाला है कैश का, ठीक है। मॉनिटरी पेमेंट है, ये याद रखिएगा। अलाउंस मॉनिटरी पेमेंट है, कैश में ही रिसीव होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ये जो फिक्स्ड पेमेंट आपको मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका खर्चा कितना हो रहा है उससे मैटर नहीं करता है, आपको इतना कैश दिया जा रहा है अलाउंस के फॉर्म में, ठीक है, एडिशनल टू सैलरी। तो इसका मतलब कि वैसे तो अलाउंस खर्चों को मिट आउट करने के लिए दिया जाता है, लेकिन खर्चा कितना हुआ उसके हिसाब से नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो फिक्स कर दिया जाता है पहले ही नेचर के अकॉर्डिंग। तो वो उसी के हिसाब से आपको मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ कितना है, ठीक है। अब ये जो अलाउंसेस आपको मिलते हैं ना, वो टैक्सेबल होते हैं। अब टैक्सेबल होने का मतलब समझिएगा, जब भी बात कही जाती है टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, ये नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट है, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये अलाउंसेस टैक्सेबल है, इट मीन्स कि जब हम सैलरी ये आपकी इनकम कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे कि भाई आपको सैलरी के नाम से कितना इनकम हुआ है, साल भर में आपको महीने महीने इतना पैसा मिला, टोटल आपको सैलरी के नाम पे कितना पैसा आया। तो जब हम ये जोड़ रहे हैं ना, आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो उसमें हम इस अलाउंस के पैसे को भी ऐड कर देंगे। आपको जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला था, किसी स्पेसिफिक पर्पस के खर्चे को मीट आउट करने के लिए जो पैसा मिला था, उस पैसे को भी हम आपकी इनकम मान लेंगे। और जैसे सैलरी आपकी इनकम मानी जाएगी, वैसे ही वो अलाउंस भी आपकी इनकम मानी जाएगी, उसमें जोड़ दिया जाएगा और फिर उस जो भी आएगा उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्सेबल का मतलब ये हुआ। लेकिन कुछ ऐसे अलाउंस भी होते हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं या कुछ लिमिट तक एग्जेम्प्ट होते हैं। मतलब ये अलाउंस मिलते तो हैं एम्प्लॉई को, लेकिन आपकी इनकम टैक्स एक्ट कहती है कि भाई हम इन अलाउंसेस को इनकम नहीं मानेंगे, एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, छूट दे दे रहे हैं, या आपकी सैलरी की इनकम जब कैलकुलेट होगी तो हम इसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, इसको टोटल में डालेंगे ही नहीं, एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। या कुछ लिमिट तक हम आपको छूट देंगे, आपको मिला कितना है कैश, उसमें से हम कुछ छूट दे देंगे, जो रिमेनिंग होगा सिर्फ उतना ही आपकी इनकम मानेंगे। तो ये चीज़ है। तो कुछ अलाउंसेस तो जनरली ये टैक्सेबल ही होते हैं, कुछ आपको स्पेसिफिक लिमिट तक एग्जेम्प्ट होते हैं। क्लियर है। अब जब हम इसकी टैक्सेबिलिटी करते हैं ना कि भाई कितना टैक्सेबल होगा, कब होगा, तो ये ड्यू या रिसिप्ट बेसिस पे, जो भी पहले हुआ होगा उसके बेसिस पे होता है। मतलब कि अगर कोई अलाउंस ड्यू हो गया, भले रिसीव नहीं हुआ है, तो भी वो हम उसको टैक्सेबल बना देंगे, मतलब उसको इनकम मान के ऐड ऑन कर देंगे। अगर एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें तो उसको डिडक्ट करके जो रिमेनिंग होगा उसको इनकम बना देंगे। बेसिकली ड्यू या रिसिप्ट में जो भी अर्लियर होगा उसके बेसिस पे हम इसको टैक्सेबल कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि अलाउंस कहते किसे हैं, ये टर्म का मतलब क्या हो गया, है ना। अब बात करते हैं किसके टाइप्स ऑफ अलाउंसेस की, कि ठीक है, अलाउंस तो हो गया कि स्पेसिफिक पेमेंट आपको मिल रही है कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर्स को मिट आउट करने के लिए, वो भी कैश में एम्प्लॉयर के थ्रू पीरियोडिकली मिल रही है, तो उसी को हम अलाउंस कहते हैं, ठीक है। अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए आपकी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, कहाँ पे आप काम करते हैं, या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, आपके लॉ के हिसाब से ऐसी ज़रूरतें हैं जिसकी वजह से आपको अलग अलग तरह के अलाउंस रिसीव होते हैं, है ना। मतलब एम्प्लॉयज़ को अलग अलग तरह के, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस जगह पे काम कर रहे हैं,
रहे हैं, किस एरिया में काम करते हैं, वो कंडीशन कैसी है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उन सब के बेसिस पे ये अलाउंसेस आपको पे किए जाते हैं। अभी आप जब से उसका नाम सुनेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस जगह का पे काम कर रहे हैं इसलिए ये अलाउंस मिलता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स में कैलकुलेट करना है अलाउंसेस को, तो उसके हिसाब से हमें 3 तरीके के अलाउंस आते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी में अलाउंस को डिवाइड कर दिया गया। पहली कैटेगरी होगी फुली टैक्सेबल अलाउंस, मतलब इस नाम का अलाउंस अगर आपको रिसीव हो रहा है, इस पर्पस के लिए स्पेसिफिक कैश आपको सैलरी के एडिशन में अगर प्रोडक्टली रिसीव हो रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब हम उसको पूरा का पूरा इनकम बना देंगे। सैलरी जो ऐड कर रहे हैं, जो सैलरी मिली है उसी के साथ उसको भी मानेंगे कि ये मिला है आपको कैश, और भले वो खर्चे के लिए मिला था पर हम मानेंगे वो मिला था आपको और वो आपकी इनकम बन जाएगी और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक। दूसरा हो गया कंडीशन फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। ये वो अलाउंसेस होंगे जिन पे बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा। ये जितना भी कैश मिला होगा आपको इस नाम से, मतलब फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस के अंदर जो भी हेड आते हैं उस नाम के अलाउंसेस जो भी आपको मिले होंगे वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्टेड है, मतलब उसको इनकम में जोड़ा ही नहीं जाएगा चाहे जितना भी पैसा क्यों ना मिला हो। तो दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस, ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा कि फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस आपका जो ऑप्शनल टैक्स रेजिम, मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम था, ये जो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नया आया 115 BAC के अकॉर्डिंग, उसमें नहीं, जो पुराना चल रहा था, पुराना क्राइटेरिया, उसके हिसाब से जो देते थे टैक्स, वो उन्हीं के लिए ये एग्जेम्प्ट है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। अदरवाइज अब ये जो डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है उसमें ये चीज़ नहीं है, ठीक है। और तीसरा आता है हमारा पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे अलाउंसेस जिनमें कुछ छूट मिलेगी, कुछ तो एग्जेम्प्ट होंगे और कुछ आपके टैक्सेबल होंगे। मतलब अगर आपको 4000 अलाउंस के नाम पे मिला है और मान लीजिए लिमिट दे दी गई कि 2000 छूट, 1000 छूट है, तो 4000 में से 1000 हम इनकम नहीं मानेंगे, रिमेनिंग 3000 को हम आपकी इनकम मान देंगे। मिला आपको 4000 है पर 1000 आपको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, तो इसे को कहते हैं पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस। सबसे इंपॉर्टेंट यही है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं न्यूमेरिकली भी वो यहीं से बनते हैं, एमसीक्यू में भी यहीं से बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक अलाउंस की। सबसे पहले हम सबसे शॉर्ट में जाएंगे, जैसे फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब फुल्ली एग्जेम्प्ट सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजाइम के अंदर थे। डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम सेक्शन 115 BAC के अंदर अगर कोई अपना टैक्स रिटर्न फाइल करता है, उस स्कीम को ऑप्ट कर रखा है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को, तो उसको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब फुल एग्जेम्प्ट अलाउंस कौन कौन सा है? एक, हाई कोर्ट के जजेस को जो अलाउंस मिलता है, जो भी अलाउंस स्पेसिफिक नहीं किया गया कि अलाउंस का नाम बताया नहीं बताया गया कि ये ही अलाउंस तो बहुत तरह के होते हैं, मतलब किसी भी पर्पज़ के लिए आपको मिल सकता है ना, तो किसी भी पर्पज़ के लिए मिल रहा है, अलाउंस मिल रहा है अगर हाई कोर्ट के जजेस को तो वो एग्जेम्प्ट ही है। दूसरा, अगर यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज़ को जो कुछ भी सैलरी या अलाउंस दे रही होगी वो भी पूरा एग्जेम्प्ट है, इनकम टैक्स कहता है उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। इसके अलावा सैंक्चुअरी अलाउंसेस जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अलाउ होती है, सैंक्चुअरी, अब यहाँ पे देखो स्पेसिफिक नाम दे दिया कि सैंक्चुअरी अलाउंसेस, तो सैंक्चुअरी अलाउंसेस जो होंगे वो आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिसीव होते हैं वो आपके एग्जेम्प्ट होंगे। अब सैंक्चुअरी अलाउंसेस होता क्या ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए सैंक्चुअरी अलाउंसेस जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जो जज होते हैं ना, उनके पास लोग आते हैं ना, ऑफिस वगैरह में आते हैं, तो उनकी हॉस्पिटैलिटी आपको करनी पड़ती है ना भाई, नाश्ता पानी बिठाना, एंटरटेनमेंट, मतलब वो जो भी आ रहे हैं तो उनके लिए आपको अच्छे से देखभाल करनी होती है ना। तो वो हॉस्पिटैलिटी के रिगार्डिंग कि आप इतने बड़े ऑफिस में आ रहे हो तो यहाँ की हॉस्पिटैलिटी भी इतनी अच्छी होनी चाहिए, उसको मिट आउट करने के लिए सैंक्चुअरी अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर सैंक्चुअरी अलाउंसेस प्रोवाइड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या इन जजेस को, तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट था, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अगर कोई गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज़ को जो इंडिया से बाहर वर्क कर रही है उसे कोई अलाउंस प्रोवाइड कर रही है ना, कोई भी एम्प्लॉई हो, अगर गवर्नमेंट वो इंडिया से बाहर काम कर रही हो और गवर्नमेंट उसको दे रही है अलाउंस, तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, किसी भी नेचर का अलाउंस क्यों ना हो, राइट, मतलब फॉरेन अलाउंस बेसिकली। तो ये आपका हो गया, ये वो 4 अलाउंस हैं जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, जिस पे आपको अगर ये अलाउंस रिसीव हो रहा है तो ये टैक्सेबल करना ही नहीं है, ये एग्जेम्प्ट है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, इनकी एग्जेम्पशन जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है ना, ये इनकम टैक्स एक्ट ने नहीं कहा था, ये इनके अपने एक्ट ने कहा था, मतलब हाई कोर्ट जजेस के रिगार्डिंग उनके जो एक्ट होते हैं, है ना, ये यूएनओ ने जो अपनी सर्विस लिस्ट या एम्प्लॉइज़ के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन का बना रखा है, तो बेसिकली ये वहाँ पे मेंशन्ड है कि इनको ये एग्जेम्प्ट होने चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट का अपना प्रोविज़न नहीं था, ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने उनके कहे गए प्रोविजंस को माना और इसको फुल्ली एग्जेम्प्ट किया। लेकिन अब डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में ये चीज़ नहीं अलाउ हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फुली टैक्सेबल अलाउंस।
फुली टैक्सेबल अलाउंस कौन कौन सा हो गया, मतलब अभी चाहे जितना भी मिलेगा पूरा का पूरा इनकम बना देना है आपको, ठीक है। सबसे पहला है डियरनेस अलाउंस, जिसे हम कहते हैं महंगाई भत्ता, है ना। तो डियरनेस अलाउंस एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है कि भाई समय से प्राइसेस बढ़े जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से, तो आप उसको मीट आउट करिए। सैलरी, बेसिक सैलरी तो वही रह रही है, पर बेसिक सैलरी के अलावा आपको जो ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसको मीट आउट करने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है, डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। क्लियर है। अब एक डीए फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी होता है, एक डीए नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी होता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब भी समझ लीजिए कि जैसे कि कुछ ऐसे डीए आप, मतलब डीए अगर आपको इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो मतलब जब आपका रिटायरमेंट बेनिफिट जो कैलकुलेशन होती है उसमें रिटायरमेंट टाइम पे ये डीए ऐड ऑन होगा आपका। और अगर ऐसा नहीं है, नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी है, तो वो डीए रिटायरमेंट बेनिफिट्स में ऐड ऑन नहीं किया जाता है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, इसके अलावा ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस मतलब वर्क टाइम जितना भी था उससे एक्सेस अगर आपने काम किया है तो उसके लिए ओवर टाइम अलाउंस देती है ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर वो है तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल माना जाएगा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, तो कई बार एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को इसलिए देते हैं कि भाई आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, आप अपने घर को छोड़ के दूसरे शहर में जाके बस रहे हैं, वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, तो हम आपको सिटी को कंपनसेट करने का अलाउंस दे रहे हैं, वहाँ की सिटी को मीट आउट करने के लिए, वहाँ के एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए हम आपको ये अलाउंस दे रहे हैं। तो इसलिए ये सिटी कंपनसेटरी अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, पर ये भी टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। जितना भी मिलेगा इस नाम से आपको टैक्सेबल कर देना है। हमने कहा ना अलाउंस स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है, देखिए कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से ये अलाउंस दिया जाएगा, ठीक। फिर एक आता है हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय अलाउंस जो है एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है, लेकिन ब्लाइंड, डीफ, डम्ब, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़, मतलब जो भी हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको छोड़ के जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल है। लेकिन अगर हैंडीकैप्ड को ट्रांसपोर्ट अलाउंस रिसीव हो रहा है, जैसे मैंने अदर दिन, मतलब अगर ब्लाइंड है, डीफ है, डम्ब है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, तो इनको एग्जेम्पशन मिलती है, वो भी 3200 रुपीज़ पर मंथ तक एग्जेम्पशन मिलती है। अदरवाइज ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम पे जो भी पैसा रिसीव हुआ वो आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है, ठीक। इसके अलावा भी मेडिकल अलाउंस हो गया आपको मिल रहा है, टिफ़िन अलाउंस मिलता है, सर्वेंट अलाउंस मिलता है, प्रोजेक्ट अलाउंस मिलता है, वार्डन अलाउंस मिलता है, या कोई और कैश अलाउंस अगर आपको आपकी एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, जो कि मैं पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस, ठीक है। पार्शियली टैक्सेबल अलाउंस मैंने पहले समझा दिया कि जितना भी इस अलाउंस के नाम पे पैसा रिसीव होगा, आपको इनकम टैक्स एक्ट कहती है कि हम कुछ छूट दे देंगे, रिमेनिंग को आपकी इनकम मानेंगे, यही है पार्शियल टैक्सेबल, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। एचआरए उन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जो रेंटेड हाउस में होते हैं। अगर आप रेंटेड हाउस में हैं और फिर आपको एचआरए रिसीव हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बोला गया है कि आपको कुछ छूट दे दी जाएगी, ठीक है। कितनी छूट दी जाएगी? 3 कंडीशन दी गई, तीनों में जो सबसे मिनिमम रहेगा उतनी छूट मिलेगी, ठीक है। क्या क्या है? एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, आपको एचआरए के नाम पे एग्जैक्टली कितना पैसा रिसीव हो रहा है, आपका एक्चुअल रेंट आप कितना पे करते हैं उसमें से माइनस कर दीजिए आपकी 10% ऑफ सैलरी, तो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट, या एचआरए जो एक्चुअली आपने रिसीव किया वो अमाउंट, या आपका 50 या 40% ऑफ सैलरी, 50% मेट्रो सिटीज़ के केस में, 40% और अदर सिटीज़ के केस में। तो 40% ऑफ सैलरी आपका कैलकुलेट कर लिया जाएगा या 50% ऑफ सैलरी कैलकुलेट कर लिया जाएगा, तीनों में जो सबसे कम अमाउंट होगा उतने की छूट मिल जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन तभी मिलेगी जब आप रेंटेड हाउस में हैं। अगर आपका ओन्ड हाउस है और आपको एचआरए रिसीव हो रहा है तो पूरा का पूरा एचआरए टैक्सेबल हो जाता है, फुली टैक्सेबल हो जाता है। याद रखिएगा, एचआरए पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है जहाँ पे इसका न्यूमेरिकल वगैरह भी सॉल्व करके रखा है और डिटेल इस बात को समझा दिया, ठीक है। पर इन शॉर्ट हमने यहाँ पे प्रोविजन आपको क्लियर कर दिया, ठीक। अब आता है हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अभी हमने ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात कही थी ना, तो अब यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस में क्या कहा गया कि बेसिकली ये जो है, देखिए वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया कि जो कोई भी एम्प्लॉइज़ को ट्रांसपोर्ट के नाम पे अलाउंस दिया जाए। भाई जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि ट्रेन से इस जगह उस जगह सफ़र करते, डे में करते हैं और फिर वापस जाते हैं, तो ये एक होता है। या अपना ऑफिस से घर जाने के बीच का जो रास्ता होता है उसके रिगार्डिंग में ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, तो वो फुल्ली टैक्सेबल था, ठीक। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में क्या कहा जा रहा है ये समझिएगा कि अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस उनको दिया जा रहा है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वर्क करते हैं, ठीक है। ये कोई भी एम्प्लॉय नहीं, जो ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सिस्टम में वर्क करते हैं उनको ये अलाउंस रिसीव हो रहा है। और इसलिए इस रिसीव हो रहा है कि भाई वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो उसके टाइम पीरियड पे उनका जो खुद का खर्चा होता है, पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है, उसको मिट आउट करने के लिए ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। आप जैसे देखते हैं ना, आप ट्रक वाले होते हैं, तो ट्रक वाले जनरली अपना घर छोड़ के भाई एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुँचाने जाते हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही काम कर रहे हैं। तो अगर उनको अलाउंस रिसीव हो रहा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो उस केस में क्या बोला गया कि उनको कुछ छूट मिलेगी। छूट कितनी बोली गई? जो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम पे पैसा दिया जा रहा है उसका 70% निकाल लिया जाएगा, या 10,000
रुपया पर मंथ निकाला जाएगा। दोनों में जो भी कम अमाउंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है? रिमेनिंग जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बाकी सब बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्सनल पर्पस के लिए भी खर्चे दिए जाते हैं ना, कैश पेमेंट किया जाता है, जैसे हमने बताया था ना, पर्पस कुछ भी हो सकता है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए आपको आपके एम्प्लॉयर अलाउंस दे रहा है, तो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट कहती है कि भाई हम कुछ छूट आपको दे देंगे। इस केस में कितनी छूट देंगे, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए छूट मिलती है, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चिल्ड्रन होती है। मतलब अगर किसी एम्प्लॉई के 2 बेबीज़ हैं तो उनको 200 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। मतलब 12 महीने के हिसाब से देखा जाए 2400 रुपीज़ का एग्जेम्पशन उनको मिलेगा। और मान लीजिए उनका एम्प्लॉयर उनको 3000 रुपये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम पे देता है साल भर का, ठीक है, 3000 रुपये दिया, तो इनको छूट साल भर की कितनी मिलेगी, सिर्फ 2400 मिल जाएगी। रिमेनिंग जो 600 होगा वो टैक्सेबल, मतलब वो इनकम मान लिया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसी तरह एक मिलता है हॉस्टल अलाउंस, कि बच्चा आपका हॉस्टल में रहता है तो भी आपको छूट मिलेगी, इनकम टैक्स कहती है, तो उस नाम पे भी एम्प्लॉयर अलाउंस देता है, तो कितनी छूट मिलेगी, एग्जेम्पशन लिमिट यही याद करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है ये सारे। तो 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, याद रखिएगा हमेशा 2 बच्चे तक ही बात कही गई है, ठीक है। तो 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड ना, तो मतलब 600 रुपीज़ आपको, अगर 2 चिल्ड्रन हैं तो 600 रुपीज़ पर मंथ आपको अलाउड होगा, ठीक है। इसके अलावा आता है स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, मतलब हिली एरियाज़ में अगर ट्रांसफ़र किया गया है, हिली एरियाज़ में आप हैं सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एंड लोकेशन, तो उस केस में स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस आपको मिलेगा। और उसकी जो एग्जेम्पशन लिमिट है कि कितना एग्जेम्प्ट होगा, रिमेनिंग को टैक्सेबल किया जाएगा, तो बोला गया कि 800 रुपीज़ या 300 रुपीज़ पर मंथ डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफाइड लोकेशन, वो मेंशंस रहता है। और अगर जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में या सियाचिन वगैरह बहुत ठंडी जगह हैं, वहाँ पे अगर आपका पोस्टिंग है तो उस केस में 7000 रुपीज़ पर मंथ आपका एग्जेम्पशन होगा, ठीक है। ये अलाउंस भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, इसीलिए 7000 रुपये पर मंथ आपको दिख भी रहा है, ठीक है। इसके अलावा आता है बॉर्डर एरिया अलाउंस, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, या डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंस, या डिफ़िकल्ट एरिया अलाउंस, तो ये भी मिलता है अगर एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉई को, तो इस पर भी छूट दी गई है इनकम टैक्स के हिसाब से, जो वेरी करती है 200 रुपीज़ से 1300 रुपीज़ पर मंथ तक, डिपेंडिंग कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, बॉर्डर एरिया पे काम कर रहे हैं, रिमोट लोकेलिटी पे काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब्ड एरिया है, वो एरिया स्पेसिफिकली क्या है, उस हिसाब से आपका एग्जेम्पशन लिमिट चेंज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्राइबल एरिया या शेड्यूल्ड एरिया या एजेंसी एरिया अलाउंस, ठीक है। ट्राइबल एरिया अलाउंस प्रोवाइड किया जैसे मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जगह पे ना ट्राइबल एरिया डिसाइडेड है, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, हर जगह पे। तो अगर इस तरह ट्राइबल एरिया में अगर आप की जॉब है, आप वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे केस में 200 रुपीज़ तक आपको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। इसके अलावा आता है अंडरग्राउंड अलाउंस, जैसे आप देखते हैं ना कोल माइंस वगैरह में लोग अंडरग्राउंड जाके काम कर रहे होते हैं, तो जो इस तरह की जगह पे जो अननेचुरल क्लाइमेट्स, भाई जहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल होता है, ऐसी जगह पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको अंडरग्राउंड अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में 800 रुपीज़ पर मंथ तक वो एग्जेम्प्ट है। तो 800 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे आप, याद रखिएगा, क्योंकि टैक्सेबिलिटी तो साल भर की कैलकुलेट करते हैं ना, तो पर मंथ आपका रहेगा, फिर आप उसको निकालेंगे जितना आपको रिसीव हुआ है 800 मल्टीप्लाई बाई 12 करके उस अमाउंट को लेस कर देंगे, रिमेनिंग आपका इनकम माना जाएगा। यहाँ तो बात क्लियर होगी। फिर आता है हमारा कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, ये आर्म्ड फोर्स के जो पर्सन होते हैं, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होती है CAPF, उनको मिलता है ये, है ना। ये स्पेसिफाइड एरियाज और स्पेसिफिक स्टेट्स में काम करने वालों को मिलता है, और 1000 रुपीज़ पर मंथ तक ये आपका एग्जेम्प्ट है, ठीक है। मतलब 12000 रुपये तक एग्जेम्प्ट है। रिमेनिंग पे आपका अगर एक्सेस मिला है तो रिमेनिंग पे आपको टैक्स मिलेगा, ठीक है। अब कम मिला है, 12000 से कम ही मिलता है, तो जितना मिलता है उतना पूरा का पूरा, जैसे 8000 आपको रिसीव होता है और एग्जेम्पशन है 12000 तक की, तो 8000 पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये बात समझिएगा, ठीक है। फिर ये मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट होती है। फिर एक आपका आता है हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस ग्रांटेड टू द आर्म्ड फोर्स ऑपरेटिंग इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज, जैसे मतलब आप बहुत ऊंचाई पे काम कर रहे होंगे, तो बोला गया, जैसे देखिए इसमें बताया गया आपका कि अगर 9000 से 15000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग है, तो 1060 रुपीज़ पर मंथ आपका एग्जेम्प्ट होगा। और अगर 15000 फीट से अबव पे है तो 1600 रुपीज़ पर मंथ आपका एग्जेम्पशन होगा, रिमेनिंग पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। फिर आता है आपका काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, ये जो है, ये काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस को मैं एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ तो आतंकवाद निरोधी भत्ता, ठीक है। अलाउंस को भत्ता बोलते हैं, तो आतंकवाद निरोधी भत्ता बेसिकली ये क्या हो गया, ये भी आर्म फोर्स के
आर्म्ड फोर्स के पर्सन्स को मिलता है कि वो इन एरियाज़ में ऑपरेट करें, और बेसिकली ये अलाउंस दिया जाता है कि आप अपने परमानेंट लोकेशन को छोड़ के दूसरी जगह जाके काम कर रहे हैं, इसलिए ये अलाउंस दिया जाता है। और यहाँ पे जो लिमिट होती है वो 3900 पर मंथ होती है, याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि आप ये भी क्लेम करिए और बॉर्डर अलाउंस मिल रहा है वो भी क्लेम करिए, आप सब क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर बॉर्डर अलाउंस क्लेम कर रहे हैं तो ये नहीं क्लेम करेंगे, ये कर रहे हैं तो बॉर्डर अलाउंस क्लेम नहीं करेंगे, डिपेंडिंग कि आप किस जगह पे कैसे हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, मतलब इस नाम से अलाउंस मिलता है, तो अगर इस नाम का अलाउंस आपको रिसीव हो रहा है तो ये आपका है। अब एक ही चीज़ के लिए आप 10 एग्जेम्पशंस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। एक और आता है आपका स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया में ये भी आर्म फोर्स के मेंबर्स को मिलता है, और यहाँ पे जो लिमिट दी गई है 4200 पर मंथ दी गई है, ठीक है। इसके अलावा एक आइलैंड ड्यूटी अलाउंस आता है, तो ये भी आर्म फोर्स के पर्सनल को मिलती है जो अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप के ग्रुप्स में वर्क कर रहे हैं, उनको मिलती है। और यहाँ पे भी जो लिमिट है वो 3250 पर मंथ लिमिट है, मतलब इसके बाद का आपको टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ तो बात क्लियर हो गई कि सारे अलाउंस मैंने बता दिए जो पार्शियल टैक्सेबल है, और ये है ही है, मतलब अमेंडमेंट एक्ट 2025 के हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है ये आपके अलाउंसेज हैं, ठीक है। ये बस इतना आप ध्यान रखिएगा, इसी में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आपका आता है एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं आपको, ऑफिस ड्यूटी अलाउंस। बेसिकली ये जो अलाउंस दिया जाता है वो ऑफिस में वर्क करने के लिए दिया जाता है, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस। अब ऑफिस की मीटिंग आपकी एक सिटी से दूसरी सिटी पड़ी है, तो आप मीटिंग अटेंड करने के लिए फ्लाइट से दूसरी सिटी जा रहे हैं या ट्रेन से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो कहते हैं ना ऑफिस ड्यूटी अलाउंस, तो ट्रैवलिंग अलाउंस दैट इज, है ना। अब ये ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया। इसी तरह कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है, डेली अलाउंस मिलता है, हेल्पर अलाउंस मिलता है, रिसर्च अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। ये वो अलाउंस है जो आपकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ऑफिस में। तो इनके एग्जेम्पशन लिमिट ना कोई अमाउंट नहीं फिक्स किया गया, वहाँ पे क्या बोला गया कि ये अलाउंसेस आपको उस लाइट तक, मतलब कहाँ तक एग्जेम्प्ट होंगे जितना आपको एक्चुअली रिसीव हुआ है या उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए जितना खर्च हुआ है, दोनों में जो कुछ भी मिनिमम होगा उतना आपको एग्जेम्प्ट। जैसे मैंने कहा कि ट्रैवल करके हम जब गए तो हमारा जो खर्चा हुआ वो 6000 का खर्चा हो गया, ठीक है। अब 6000 का ट्रैवलिंग के नाम पे मेरा खर्चा हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में 6000 का खर्चा हुआ और मिला मुझे 7000 रुपया, तो मिनिमम कितना हुआ 6000, तो 6000 एग्जेम्प्ट हुआ। इसी तरह 6000 मेरा खर्चा हुआ और मिला सिर्फ 5000, तो जितना मिला है 5000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये बात कहने की हो गई, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये सारे वो ड्यूटी ऑफिस ड्यूटी एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। जो एक्सपेंसेस जितने हुए हैं वहाँ तक आपको छूट मिल जाती है। अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, कोई भी एसएससी, मतलब कोई भी एम्प्लॉय जो कि एसएससी है, अगर वो 115 BAC जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम है, जो न्यू टैक्स रिजाइम है, उसके अंदर अपना रिटर्न फाइल करता है, तो सिर्फ उसे एक ही एग्जेम्पशन अलाउड है, वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि हैंडीकैप्ड के केस में मिलने वाली है। अगर हैंडीकैप्ड है तो ही वो मिलता है ना 3200 रुपया, वो इसके अलावा और किसी को कोई एग्जेम्पशन अलाउड नहीं है। इसीलिए बोला गया डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम में एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दी जा रही है कि कहाँ से आपको टैक्स देना है, लेकिन जो एग्जेम्पशंस थे ये सारे वो सब खत्म कर दिए गए, चारे विचारे ये सब चीज़ें सब हटा दी जा रही हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। सो आई होप आपको सारा एग्जेम्पशंस क्लियर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।